अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर कमर मोहम्मद नबील और आप इस वक्त हैं नबील्स ऑर्बिट में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, केमिस्ट्री से रिलेटेड है। ऑब्वियसली चीजें आपने कुछ चीजें डिस्कस की हुई है। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर एक कंटेनर है, जिस कंटेनर के अंदर गैस मॉलिक्यूल्स आपको नजर आ रहे हैं जो कि रैंडम मोशन के अंदर है। ठीक है, ये जो ब्लू कलर के हैं ये क्या है? ये गैस मॉलिक्यूल्स है। और ये गैस मॉलिक्यूल्स जो है वो रैंडम मोशन में है। देखें आप, सबकी जो डायरेक्शन है वो क्या है? डिफरेंट है। कोई किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कोई किसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो तमाम की जो डायरेक्शन है वो क्या है? रैंडम है। अब यहाँ पर काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, ये जो हाइपोथेसिस है वो यही सजेस्ट करता है कि जो हमारी गैसेस होती हैं वो स्मॉल या टाइनी जो है वो साइज है इनका। इन्हें हम कहते हैं कि ये टाइनी हार्ड स्फीयर्स हैं दैट मूव अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन। तो ये जब मूव करती हैं तो न्यूटन लॉज ऑफ मोशन को क्या करती हैं? ओबे करती हैं। और क्योंकि इनके अंदर मोशन हो रहा होता है, तो इन मोशन की वजह से ये जो मॉलिक्यूल्स का मोशन है ये अफेक्ट करता है करेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैसेस को। जैसे टेम्परेचर है, प्रेशर है, तो इनका जो मॉलिक्यूलर मोशन है वो इन वेरिएबल्स को क्या करता है? अफेक्ट करता है। नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर वो ये है कि द बिहेवियर ऑफ गैसेस इज वेल डिस्क्राइब बाय काइनेटिक थ्योरी। तो जितनी भी आपके पास गैसेस हैं उनका जो बिहेवियर होता है वो किसके जरिए डिस्क्राइब किया जाता है? तो वो डिस्क्राइब किया जाता है जी काइनेटिक थ्योरी की बेसिस पर। फिर नेक्स्ट पॉइंट ये है कि इट रिलेट्स मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज विद माइक्रोस्कोपिक। अब मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज यहाँ पर कौन कौन सी होती हैं? तो देखें, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज में आ जाता है टेम्परेचर, प्रेशर एंड वॉल्यूम। ये है जी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। इसी तरह से अगर माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज की बात करें तो उसके अंदर आपके पास आ जाती है काइनेटिक एनर्जी, इंटरनल एनर्जी। तो ये क्या कहलाती है? माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज। तो जो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस है वो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज को माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज से क्या करती हैं? रिलेट करती हैं। फिर जो आपके पास आइडियल गैस इक्वेशन होती है या जनरल गैस इक्वेशन जैसे हम कह सकते हैं, पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी, वो किस जगह पर एप्लीकेबल होती है या होल्ड करती है? तो याद रखें इसके लिए भी कि आइडियल गैस इक्वेशन जैसे हमने क्या लिखा कि पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी। पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी, इसे हम जनरल गैस इक्वेशन भी कहते हैं। तो इट इज होल्ड्स ट्रू फॉर प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ऑफ गैसेस एट लो प्रेशर। और ये हम कहते हैं कि ये जो तीनों चीजें हैं ये लो प्रेशर के ऊपर हों तो फिर हम कहते हैं कि वो जो आइडियल गैस इक्वेशन या जनरल गैस इक्वेशन है वो क्या होगी? होल्ड करेगी या एप्लीकेबल होगी उन गैसेस के लिए। फिर यहाँ पर कुछ एजम्पशंस होती हैं जिन एजम्पशंस की बेस पर हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को पढ़ते हैं। और उन एजम्पशंस के अंदर पहला जो आपके पास पॉइंट है वो आ जाता है कि ये आपके पास एक फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस होती है जिसके अंदर बहुत लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं? एग्जिस्ट करते हैं। तो इन अ वेरी फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस हैविंग अ लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। दूसरी इसकी एजम्पशन है वो ये है कि द साइज ऑफ मॉलिक्यूल इज मच स्मॉलर देन द सेपरेशन बिटवीन देम। तो जो मॉलिक्यूल का साइज होगा वो बहुत स्मॉल होगा, लेकिन उनके दरमियान में जो डिस्टेंस होगा या सेपरेशन वो बहुत ज्यादा होगा। जैसे मैं ये बात करता हूँ, अब ये दो पॉइंट्स हैं। अब इन दो पॉइंट्स के दरमियान में अगर आप डिस्टेंस देखें तो वो डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, डिस्टेंस क्या है? बहुत ज्यादा है, जबकि साइज क्या है? बहुत स्मॉल है। फिर तीसरा पॉइंट इसके अंदर वो ये है कि द गैस मॉलिक्यूल आर इन रैंडम मोशन। तो जो गैस मॉलिक्यूल होते हैं वो क्या होते हैं? रैंडम मोशन में होते हैं, जैसा कि ऊपर मैंने डायग्राम में भी आपको ड्रॉ करके दिखाया है। फिर फोर्थ इसके अंदर वो ये है कि जो इस मॉलिक्यूल्स के अंदर कोलिजन होता है आपस में, वो कोलिजन कौन सा होता है? परफेक्टली। और परफेक्टली जो इलास्टिक कोलिजन होता है उसके अंदर हम जानते हैं कि जो काइनेटिक एनर्जी होती है इनिशियल, वो इक्वल होती है काइनेटिक एनर्जी फाइनल के। एंड जो इनिशियल मोमेंटम होता है वो इक्वल होता है किसके? फाइनल मोमेंटम के। ठीक है। फिर जो आपके पास फिफ्थ पॉइंट है वो ये है कि इसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करते एक्सेप्ट जब वो एक दूसरे को क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं। ठीक है ना? ये बात हमने यही पढ़ी थी कि रियल गैसेस के अंदर तो आपस में इनके दरमियान कोई फोर्स होती है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। लेकिन
जो आइडियल गैस होती है उसके अंदर कोई जो फोर्स है वो एग्जिस्ट नहीं करती मॉलिक्यूल्स के दरमियान में, सिवाय उसके कि जब ये क्या करें, एक दूसरे को एक्सर्ट करें या कोलाइड करें एक दूसरे को, तब जाकर ये क्या होगी, फोर्स एग्जिस्ट करेगी। फिर यहाँ पर कंडीशन को जरा हम देख लें कि कंडीशन क्या होती है रियल गैस टू बिहेव एज आइडियल गैस। तो अगर आप ये देखना चाहते हैं कि जो रियल गैस है वो कब बिहेव करेगी आइडियल गैस, तो उसके लिए हम यहाँ पर एक डेरिवेशन को करते हैं। और स्टार्ट हम कहाँ से करेंगे? स्टार्ट हम यहां से करेंगे कि अकॉर्डिंग टू जनरल गैस इक्वेशन, अकॉर्डिंग टू जनरल जनरल गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन। तो जनरल गैस इक्वेशन या आइडियल गैस इक्वेशन जो है उसके मुताबिक पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी। ठीक है, यही हमने यहाँ पर लिखा। यहाँ पर एन जो है उसको इस तरह भी शो किया जा सकता है कि एन जो होता है वो बराबर होता है मास ऑफ गैस डिवाइडेड बाय मोलर मास के। यह स्मॉल एम जो है वो क्या है, वो है जी मास ऑफ गैस, मास ऑफ गैस। जबकि कैपिटल एम क्या है, ये है मोलर मास, मोलर मास। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर एन की जगह पर मास अपॉन मोलर मास लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं? तो मैं लिखूंगा पी वी इज इक्वल्स टू, एन की जगह क्या आ जाएगा, एम अपॉन कैपिटल एम, और ये जाएगा आर टी, एम अपॉन कैपिटल एम आर टी। अब यहाँ पे ये जो आपके पास एम लिखा है, इसको अगर मैं रिप्लेस कर दूं वॉल्यूम के साथ, यानी कि आप देखें कि ये वॉल्यूम और एम जो है उनको अगर मैं रीअरेंज कर दूं तो ये मेरी जो इक्वेशन है वो क्या बन जाएगी? तो मैं लिखता हूं पी एम इज इक्वल्स टू स्मॉल एम आर अपॉन वी, और ये आपके पास क्या हो गया, टी। ठीक है ना, तो मैंने वॉल्यूम को क्या कर दिया, इसके नीचे लिख दिया। पर ये वॉल्यूम को मैं मैथ के नीचे लिखता हूँ ताकि ये डेंसिटी बन जाए। ठीक है, एम अपॉन वी। तो ये जो m अपॉन वी है इसे हम क्या कहते हैं, डेंसिटी, मास अपॉन वॉल्यूम। तो अब देखें इक्वेशन क्या बन जाएगी, तो अब हम इसे लिख सकते हैं पी एम इज इक्वल्स टू रॉ आर टी। ठीक है, ये क्या हो गया इन टर्म्स ऑफ डेंसिटी। तो यहां से अगर मैं डेंसिटी निकालूं तो वो डेंसिटी क्या हो जाएगी, प्रेशर मोलर मास डिवाइडेड बाय आर टी, जनरल गैस कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। ठीक है जी। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो क्योंकि आर जो है वो आपके पास एक कांस्टेंट है, तो डेंसिटी को मैं प्रोपोर्शनल कर सकता हूँ किसके, पी एम अपॉन टी के। और ये जो आपके पास इक्वेशन है, इस इक्वेशन से हमें इसकी कंडीशन पता चल जाती है कि ये जो आपके पास आइडियल गैस या जनरल गैस इक्वेशन है ये कब होल्ड करती है। ठीक है ना, तो आप देखें कि अगर आपके पास जो डेंसिटी है उसे आपने क्या करना है, लो करना है। तो डेंसिटी, क्योंकि हमने ऊपर पढ़ा है ना कि ये सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल कब होती है, जब आपके पास क्या हो, डेंसिटी क्या हो, कम हो। तो प्रेशर क्या होना चाहिए, कम। टेम्परेचर क्या होना चाहिए, हाई। तब जाकर डेंसिटी क्या होगी, लो। तो यहाँ पर ये जो आपके पास है कि रियल गैस बिहेव करेगी आइडियल गैस, तो फिर यहाँ पे इस चीज को मैं लिख सकता हूँ कि कब रियल गैस बिहेव करेगा आइडियल गैस। तो उसके लिए है एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, एंड हाई टेम्परेचर the density of gas will be low, the density of gas will be low। और यही बात हमने पढ़ी थी कि जो आपके पास जो डेंसिटी होती है वो लो होती है, तो फिर ये आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, एप्लीकेबल होती है। और इसका रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि जब आपके पास डेंसिटी लो होती है, ठीक है ना, तो डेंसिटी लो होने का मतलब ये है कि जो डिस्टेंस बिटवीन मॉलिक्यूल्स होगा वो बहुत लार्ज होगा और उनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होंगी, निग्लिजिबल होंगी। तो इस पॉइंट को भी मैं लिख देता हूँ कि एट लो डेंसिटी, एट लो डेंसिटी द इंटरमॉलिक्यूलर या द डिस्टेंस बिटवीन, द डिस्टेंस बिटवीन molecules is
large and intermolecular forces is negligible। ठीक है ना, फोर्सेस आर नेग्लिजिबल। तो इस वजह से हम कहते हैं कि अब यहाँ पे आइडियल जो रियल गैस है वो बिहेव कर सकती है क्या, आइडियल गैस, रियल गैस बिहेव एज आइडियल गैस, बिहेव एज आइडियल गैस। ठीक है, तो ये कंडीशन है जिस कंडीशन पर जो रियल गैस है वो बिहेव कर सकती है आइडियल गैस। अब अगर यहाँ पर प्रेशर क्या हो, हाई, और टेम्परेचर क्या हो, लो, तो फिर डेंसिटी क्या हो जाएगी, हाई। डेंसिटी हाई होने का मतलब डिस्टेंस स्मॉलर है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस स्ट्रांग होगी, तब आप रियल गैस को जो है वो आइडियल गैस बिहेव नहीं कर सकते। तो ये इसकी जो है वो क्या कहलाती है, कंडीशन कहलाती है। ठीक है, तो ये तो बात हो गई हमारे पास कि जो काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी है वो किस तरह से ये प्रूव करती है कि वो कब एप्लीकेबल होगी रियल गैसेस को आइडियल गैस के साथ रिलेट करके। ठीक है जी, इसके बाद आते हैं हम द गैस लॉज। देखिए जी, गैस लॉज बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि आपने केमिस्ट्री के अंदर भी इन लॉज को डिस्कस किया होगा। इन लॉज के अंदर तीन जो है लॉज वो हम डिस्कस करते हैं। एक आपके पास कहलाता है चार्ल्स लॉ, एक कहलाता है बॉयल्स लॉ, और एक कहलाता है गे लुजैक लॉ। तो अगर मैं सबसे पहले बॉयल्स लॉ की बात करूं यहाँ पर, तो बॉयल्स लॉ क्या होता है, इसको हम आइसोथर्मल जो है वो प्रोसेस के अंदर भी डिस्कस करेंगे। और इसकी स्टेटमेंट को मैं यहाँ पे डिफाइन करूं तो ये इसकी स्टेटमेंट है। क्या कहता है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर अप्लाइड। तो इसका मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो जो प्रेशर है और वॉल्यूम है वो आपस में क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। ये बात इसके अंदर डिस्कस की जाती है। अब इसको प्रूव करते हैं। तो देखिए, प्रूव करने के लिए अगर मैं लिखूं प्रेशर वॉल्यूम इक्वल है किसके, एन आर टी के, पीवी इज इक्वल्स टू एन आर टी। यहाँ पर आप जानते हैं पी प्रेशर है, वी वॉल्यूम है, एन नंबर ऑफ मोल्स, आर जनरल गैस कांस्टेंट, और टी क्या है, टेम्परेचर है। तो अब यहाँ पर क्या क्या चीजें कांस्टेंट है, तो मैंने कहा टेम्परेचर कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, आर जनरल गैस कांस्टेंट है। ठीक है, आर क्या है, जनरल गैस। जी सॉरी, ये इंटरनेट थोड़ा सा फ्लक्चुएट कर रहा है, और अब मैंने चले इसको इंटरनेट को चेंज कर दिया है दूसरे वाले पे, तो होप सो कि अब इसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन अगर आएगा तो भी तो चले इसको दोबारा से क्या कर लेंगे, कंटिन्यू कर लेंगे। तो मैंने आपको यहाँ पर ये बताया था कि बॉयल्स लॉ क्या होता है। तो बॉयल्स लॉ आपको ये बताता है कि अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो प्रेशर और वॉल्यूम आपस में किस तरह से क्या करते हैं, रिलेट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जो एन है वो कांस्टेंट है, आर जनरल गैस कांस्टेंट है, और जो टी है कांस्टेंट टेम्परेचर। तो अगर टी भी आपके पास क्या है, कांस्टेंट है, तो आप देखें फिर क्या लिख सकते हैं, आप इसके अंदर लिख सकते हैं कि जो पीवी है वो किसके इक्वल है, कांस्टेंट के इक्वल है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट, पीवी इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। अब यहाँ पर अगर पीवी कांस्टेंट है तो इस चीज को मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ कि जो वॉल्यूम है वो प्रेशर के क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। वॉल्यूम इज इनवर्सली टू प्रेशर, बिकॉज टेम्परेचर यहाँ पर क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। अब जरा देखें, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी यही शो कर रही है कि जैसे जैसे गैस एक्सपेंड करेगी प्रेशर की वैल्यू क्या होगी, इसके अंदर डिक्रीज होगी अगर टेम्परेचर क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, टेम्परेचर क्या हो यहाँ पर, कांस्टेंट, बिकॉज वॉल्यूम और प्रेशर आपस में क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये ग्राफ आपको देख सकते हैं कि ये ग्राफ डिक्रीजिंग स्लोप का ग्राफ है, जो कि यही रिप्रेजेंट कर रहा है कि टेम्परेचर कांस्टेंट पर प्रेशर जो होता है वो चेंज होता है एज कंपेयर टू वॉल्यूम। और इसी तरह से अगर मैं इसको उल्टा करूं कि वॉल्यूम अगर कम हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा, वो ज्यादा होगा। तो ये दोनों आपस में क्या होते हैं, वाइस वर्सा होते हैं। फिर दूसरा, इसमें जो गैस लॉ उसे हम कहते हैं चार्ल्स लॉ। और चार्ल्स लॉ क्या होता है, तो देखिए चार्ल्स लॉ की स्टेटमेंट ये, द वॉल्यूम ऑफ गिवन अमाउंट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर।
अब यहाँ पर कौन सी चीज जो है वो कांस्टेंट है, तो वो है प्रेशर कांस्टेंट। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट हो तो फिर जो वॉल्यूम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के, ठीक है ना। तो इस चीज को हम लिखते हैं कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर वेयर प्रेशर इज कांस्टेंट। और इस बात को इस तरह भी लिखा जाता है कि वॉल्यूम अपॉन टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट, यानी कि इसका जो रेशो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो ये बात भी लिखी जा सकती है, ये इसका क्या है कि वॉल्यूम अपॉन टाइम, और वहां पर आपके पास जो प्रेशर होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ेगा टेम्परेचर भी क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन जब आप टेम्परेचर और वॉल्यूम का ग्राफ इसमें डिस्कस करते हैं, तो आप देखें इस ग्राफ को इस तरह से स्टडी करते हैं कि जो टेम्परेचर है वो -273 डिग्री सेल्सियस पर आने के बाद वॉल्यूम क्या कर देता है, जीरो कर देता है। तो हम कहते हैं एट अ टेम्परेचर ऑफ -273 डिग्री सेल्सियस, अगर मैं लिखूं एट अ टेम्परेचर ऑफ -273 डिग्री सेल्सियस, the volume of gas, the volume of gas is zero, base is zero। अच्छा, और इस चीज को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो देखें इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ करके बता देता हूँ कि अगर हम वॉल्यूम और टेम्परेचर का ग्राफ जो है वो यहाँ पे देखें तो वो कुछ इस तरह से बनता है कि एक लाइन पर मैं रिप्रेजेंट कर देता हूँ वॉल्यूम को और एक लाइन पर रिप्रेजेंट कर देता हूँ टेम्परेचर को। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो ये स्टार्ट होता है यहाँ से और ये लाइन आपके पास जा रही है, तो ये जो है -273 डिग्री सेल्सियस। तो आप देखें -273 डिग्री सेल्सियस में वॉल्यूम की वैल्यू क्या है, जीरो। और उसके बाद फिर वॉल्यूम क्या होता रहता है, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहता है फिर वॉल्यूम की वैल्यू क्या होती रहती है, इंक्रीज होती रहती है। तो माइनस में अगर देखा जाए तो ये कहां तक जा सकता है, -273 डिग्री सेल्सियस तक, जबकि यहाँ पर एन एंड पी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। एन और पी की वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है। तो इसे हम कहते हैं चार्ल्स लॉ। फिर आ जाते हैं गे लुजेक लॉ। इसे हम इस तरह से जो है वो शो करते हैं कि एट कांस्टेंट वॉल्यूम द प्रेशर अप्लाइड या अप्लाइड प्रेशर ऑफ अ गिवन अमाउंट ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। और वो क्या शो करती है कि जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, टेम्परेचर के। और P को अगर T से हम डिवाइड करें तो ये किसके इक्वल आ जाता है, कांस्टेंट के। P अपॉन T किसके इक्वल है, कांस्टेंट के, एट कांस्टेंट वॉल्यूम। तो यहाँ पर वॉल्यूम क्या होगा, कांस्टेंट। अब देखें कि इन गैस लॉस के अंदर इन तीन वेरिएबल्स को ही हमने क्या करना होता है, थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स को पढ़ना होता है। किसी एक वेरिएबल को कांस्टेंट रख के बाकी दो वेरिएबल्स के दरमियान क्या बन जाता है, रिलेशन बन जाता है। तो यहाँ पे हम कहते हैं कि जो प्रेशर और टेम्परेचर का जो रेशो होगा वो हमेशा क्या रहेगा, कांस्टेंट। इसका मतलब यही है कि अगर इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देखें तो इसमें आपको ये नजर आ रहा है कि वाई एक्सिस पर हमने प्रेशर ले लिया और एक्स एक्सिस पे क्या ले लिया, टेम्परेचर। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर की वैल्यू भी बढ़ती जाएगी। और ये जो आपके पास रेशो है वो क्या होगा, कांस्टेंट। और ये कांस्टेंट रेशो आपको यही बता रहा है कि यहाँ पर वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, प्रेशर और टेम्परेचर आपस में क्या रहेंगे, प्रोपोर्शनल रहेंगे। और केमिस्ट्री के अंदर आप इसकी बड़ी सारी एप्लीकेशन जो है वो क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं कि कहाँ कहाँ पे बॉयल्स लॉ, प्रेशर लॉ और गे लुजेक लॉ जो होता है वो अप्लाई होता है। तो बिल्कुल सेम काम यहाँ पर भी हमने डिस्कस करना है, क्योंकि हम फिजिकल इसका एस्पेक्ट पढ़ रहे हैं तो इसलिए हम इतनी डिटेल में ये चीजें नहीं देखते, सिर्फ ये देख लेते हैं कि इनका रिलेशन क्या होगा, क्योंकि ये हम अपने जो थर्मोडायनेमिक सिस्टम होते हैं उसके अंदर क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। चले तो जी स्टूडेंट्स, तो ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर आप नबील्स ऑर्बिट में रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें और नई आने वाली वीडियोस के लिए बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।